हेलो डियर ऑल। आज के वीडियो में हम बेसिकली फोकस करेंगे आरबीआई के सर्कुलर्स को। देखिए, अभी आरबीआई का सर्कुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हर एक बैंकिंग एग्जाम, हर एक तरीके के एग्जाम्स में आरबीआई के सर्कुलर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी के टाइम में आरबीआई का सर्कुलर एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन पीपल के लिए भी जानना, एज वेल एज जो भी जितने भी बैंक्स इस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या स्टिल किसी ना किसी बैंकिंग सर्विस में जॉब कर रहे हैं और किसी प्रमोशन लेवल पे अगर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आरबीआई का सर्कुलर पढ़ना, समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम फटाफट से आरबीआई के सर्कुलर में क्या क्या चीजें, किस तरीके से चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने आरबीआई की वेबसाइट की ओर। मतलब आरबीआई की वेबसाइट में देखते हैं कि किस तरीके से हम उन सर्कुलर्स को स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन सर्कुलर्स को समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई की वेबसाइट है। आरबीआई की वेबसाइट में हम अगर सर्कुलर्स देखेंगे तो ऐसे हमारे पास मास्टर सर्कुलर के ऑप्शन आते हैं। मास्टर सर्कुलर में आपको इस तरीके से लगातार सर्कुलर्स दिखते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले अभी चूंकि हम अपने नए फाइनेंशियल ईयर से ही बात करते हैं, तो अप्रैल 2025 को एक मास्टर सर्कुलर आया था ऑन कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस बाय एजेंसी बैंक्स, पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन। उसके बाद जो सेकंड मास्टर सर्कुलर सेम डेट पे आया था, उसमें है डिस्बर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक्स। तो इस तरीके के जो सर्कुलर्स है, आप अगर ये सर्कुलर देखेंगे तो देखिए ऑलरेडी ये सर्कुलर इतना बड़ा है, ऑब्वियसली इसको पढ़ने में टाइम भी लगेगा। साथ ही साथ ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप ये पूरा का पूरा सर्कुलर पढ़ लेते हैं तो। बट इतने बड़े सर्कुलर को पढ़ लेना, पढ़ के चीजों को याद रख लेना, हर एक चीज को मगअप करके रख लेना एक थोड़ा सा टफ टास्क है। तो हम आरबीआई के सर्कुलर को किस तरीके से पढ़े, अगर हम सेकंड मास्टर सर्कुलर को भी देखते हैं तो वो भी हमको इस तरीके से, देखिए इतना बड़ा मास्टर सर्कुलर है, ये पूरा अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के चीजों को समझ रहे हैं और कितनी चीज हम याद रख पा रहे हैं और क्या हम जो याद रख पा रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो एक्चुअल में एक टफ टास्क है चीजों को एनालाइज करना, समझना। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं, इन सर्कुलर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर है वो कौन सा है और किस तरीके से हम इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स को आइडेंटिफाई करें, या हम सारे सर्कुलर के कौन से जीस्ट या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए पढ़ें। तो चलिए फटाफट से, मैंने कुछ की पॉइंट्स बना रखे हैं, उसके थ्रू हम इन चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली जो की पॉइंट्स हैं उसमें आरबीआई के सर्कुलर को पढ़ने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी वाली चीज होती है जिसको हमको ध्यान देने वाली है, वो है हमारी फर्स्ट चीज, डेट। मतलब कोई भी सर्कुलर अगर आया तो वो सर्कुलर किस समय किस टाइम पर आया, ये सबसे जो कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि सर्कुलर की डेट, वो सर्कुलर आरबीआई ने किस समय प्रेजेंट की। वही जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कुलर का नंबर। कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में सर्कुलर का नंबर पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर चीज किस सर्कुलर नंबर में कहा गया है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आरबीआई के सर्कुलर के बारे में है, वो है टाइटल और टॉपिक। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सर्कुलर आपको दे देगा, बोलेगा वो किस टॉपिक किस टाइटल से रिलेटेड है, तो मतलब हमको टॉपिक टाइटल भी पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एप्लीकेबिलिटी। मतलब कौन सा सर्कुलर किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, ये भी हमको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कुलर में की पॉइंट्स क्या थे। की पॉइंट्स मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो एक्चुअल में हमको याद रखना वहां होता है, या जिस पॉइंट को लेकर के एक्चुअल में वो सर्कुलर बना था, उसी को हम कहते हैं की पॉइंट्स। साथ ही साथ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इफेक्टिव डेट। मतलब उस सर्कुलर में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें दी हुई थी, वो कब से इफेक्टिव है, किस समय से वो एप्लीकेबल होंगी। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आरबीआई के सर्कुलर में हमको समझ के रखना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी बैंकिंग या किसी भी तरीके के एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं जहां पे आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक सर्कुलर के ये की पॉइंट्स को आपको जानना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलिए, हमारे पास जो भी सर्कुलर्स हैं, मतलब अभी तक हमने अप्रैल से लेकर के जो सर्कुलर्स देखे हैं, उसके कुछ मैंने की पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंगली बनाए हैं। आई होप ये की पॉइंट्स आपके लिए भी यूजफुल होंगे। आप चाहें तो इन की पॉइंट्स का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और एक एक टाइम लगेगा थोड़ा ही, आप इन की पॉइंट्स के थ्रू इन सर्कुलर्स को समझ सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहला सर्कुलर था हमारा अप्रैल 1 को, वो क्या था, मास्टर सर्कुलर क्या था, उसमें मल्टीपल चीजों के बारे में आया था। पहला जो टाइटल या टॉपिक कह सकते हैं वो था हाउसिंग फाइनेंस बैंक के बारे में था। सेकंड था हमारा फाइनेंस टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स के बारे में, और गारंटीज एंड को एक्सेप्टेंस के बारे में। ये जो हमारे 1 अप्रैल को, एक्चुअली 1 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं 1 अप्रैल के सर्कुलर्स पे एक अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी। तो ये जो हमारे 1 अप्रैल के जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, वो ये 4 टॉपिक्स थे जिसमें मेजर मास्टर सर्कुलर आरबीआई ने लॉन्च किया था। किसके किसके लिए एप्लीकेबल था, तो ये ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए बेसिकली ये सर्कुलर्स हमारे थे जो वो एप्लीकेबल थे। मतलब उन सब पे ये सर्कुलर के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो अप्लाई होंगे, या जो भी की पॉइंट्स होंगे वो यूजफुल होंगे। अब इनके की पॉइंट्स क्या थे, की पॉइंट्स थे कंसोलिडेट एनुअल गारंटीज, सॉरी गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट क्लासिफिकेशन। क्रेडिट के क्लासिफिकेशन पे एक कंसोलिडेटेड एनुअल गाइडलाइन बनाई गई थी। प्रोविजनिंग, गारंटी एंड
को एक्सेप्टेंस। इस तरीके से ये कुछ की पॉइंट्स थे, इनको कंसिडर किया गया था। अब देखिए बेसिकली ये सारे अगर की पॉइंट्स थे तो इनको आपको डिटेल में समझने की जरूरत है। कंसोलिडेटेड एनुअल गारंटी ऑन क्रेडिट क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से बनता है, देन उसकी क्या प्रोविजन की गई थी और क्या उसके लिए गारंटी एंड क्या को एक्सेप्टेंस थी, इन सारी चीजों को हम डिटेल में अलग से एक अप्रैल 1 के सर्कुलर को डिस्कस करेंगे, उसमें आपको मैं सारी चीजें डिटेल में बता दूंगी। और ये जो हमारा सर्कुलर था इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी वो 1 अप्रैल से ही इफेक्टिव हो गई थी। जो हमारा सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि सर्कुलर था वो अप्रैल में ही आया था। उसमें क्या था, ड्राफ्ट के डायरेक्शन के बारे में बताया था। मतलब जो सर्कुलर का नंबर था वो ड्राफ्ट की डायरेक्शन को फोकस कर रहा था। किसके लिए था या क्या टाइप, सॉरी टाइटल था, को लैंडिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन। मतलब जो को लैंडिंग होती है उसके अरेंजमेंट के डायरेक्शन से रिलेटेड वो सर्कुलर हमारा था। किसके लिए एप्लीकेबल था, रेगुलेटेड एंटिटीज परमिटेड आरईज के लिए। किसके लिए था वो, रेगुलेटेड एंटिटीज एंड परमिटेड आरईज के लिए। इसमें क्या की पॉइंट्स थे, सेट आउट फ्रेमवर्क रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑपरेशनल नॉर्म्स फॉर को लैंडिंग स्ट्रक्चरल, इंट्रोड्यूसेस डिजिटल लैंडिंग फ्रेमवर्क। ये इनका जो है की पॉइंट्स था। किस पे ये एप्लीकेबल होगा, तो जो जो इनको इशू कर रहा था उन सब पे ये एप्लीकेबल होगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सर्कुलर था वो आया है May 8। इसके बीच में ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कोई सर्कुलर नहीं दिया, इसके बीच में भी बहुत सारे सर्कुलर्स दिए हैं, लेकिन जो इसके बीच में सर्कुलर है वो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसके बीच में जो सर्कुलर थे या बैंकिंग के स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। May 8 को जो आया था उसका सर्कुलर नंबर 2025-2636 था। ये किस से रिलेटेड था, डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शंस। देखिए बेसिकली ये डिजिटल लैंडिंग अभी के टाइम में बहुत कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो ये बेसिकली ऑल रेगुलेटेड लेंडर्स, जितने भी रेगुलेटेड लेंडर्स हैं उन सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फेयर प्रैक्टिस, गवर्नेंस चैप्टर, अप्रूव्ड, इनहैंस्ड, ये सारी चीजें जो हैं इसमें की पॉइंट्स थे। तो जितने भी ये आपको की पॉइंट्स दिख रहे हैं इन सब की मीनिंग, इन सब के टर्म्स, इन सब का रिलेशन आपको अच्छे से समझना होगा। और चूंकि सर्कुलर May 8 को आया था, ये सर्कुलर May 8 से ही एप्लीकेबल होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये सर्कुलर किस दिन से एप्लीकेबल होगा, तो जिस दिन ये सर्कुलर लॉन्च हुआ था उसी दिन से सर्कुलर एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है वो आया है हमारा May 8 को। अब देखिए May 8 के बाद May 15 को जो हमारा इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है वो सर्कुलर हमारा, उसका सर्कुलर का जो टाइटल है कह सकते हैं, सर्कुलर नंबर है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड डिसीजन। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का ये डिसीजन है, एक तरीके से सर्कुलर के फॉर्म में नहीं आया था क्योंकि सेंट्रल बोर्ड का डिसीजन है, तो डिसीजन नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे की हाईलाइट्स होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ये कब आया था, 15 मई को आया था। रिवाइज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पे फोकस था। आरबीआई इंटरनल ऑपरेशंस, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ थी, आरबीआई के इंटरनल ऑपरेशंस में, बेसिकली सिर्फ आरबीआई तक ये लिमिटेड था। इसमें भी बेसिकली कैपिटल बफर, रिस्क प्रोविजनिंग, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल, ये सारी चीजों को इसमें यूज किया गया था। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी डेट क्या लिखी हुई है, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब वही हो जाता है कि ये भी हमारा 15 मई से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा आरबीआई के सर्कुलर। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आरबीआई का इंपॉर्टेंट सर्कुलर आता है हमारे लिए, वो हमारा सर्कुलर नेक्स्ट लॉन्च होता है May 27 को। अब May 27 को देखिए जो भी सर्कुलर आ रहा है उसमें बेसिकली क्या चीज को फोकस कर रहे हैं, तो May 27 में एक डायरेक्टिव सर्कुलर आया है। उसमें क्या है, डिफॉल्ट लॉस गारंटी एक्सक्लूसिव फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोविजनिंग, उसके लिए है। एप्लीकेबल किसके लिए, चूंकि सर्कुलर किसके लिए बना है, एनबीएफसी के लिए, तो उन्हीं के ऊपर अप्लाई भी होगा। इनके की पॉइंट्स क्या है, एनबीएफसी मस्ट नो लॉन्गर इंक्लूड फिनटेक प्रोवाइडेड डिफॉल्ट लॉस गारंटी व्हेन प्रोविजनिंग स्ट्रेस लोन। मतलब कोई भी एनबीएफसी से रिलेटेड जो भी बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, फिनटेक प्रोवाइडेड डिफॉल्ट लॉस गारंटी नहीं इशू करेंगे। ये भी कब एप्लीकेबल है, इमीडिएट, मतलब May 27 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं हम June 6 में देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट एक आया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को हम सर्कुलर के फॉर्म में नहीं कंसिडर करते हैं, बट यहाँ मैंने इसलिए डाला है ताकि चूंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, और इससे बहुत सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीजों में चेंज आता है, बहुत सारे रेट्स में चेंज आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कंसिडर किया है। देखिए बेसिकली ये June 6 को आया है। रेपो रेट कट किया गया है 15 बीपीएस से, सीआरआर कट गया क्या है 100 बीपीएस से, और
स्टैंड शिफ्ट टू न्यूट्रल। ये एप्लीकेबल क्या है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम पे ये एप्लीकेबल है, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है सब पे ये एप्लीकेबल है, प्राइवेट प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरीके का। रेपो रेट डाउन टू 5.5%, सीआरआर फेजेस टू 3%, मॉनेटरी स्टैंडर्ड रिवाइज, लिक्विडिटी इनहैंस एंड डिजिटल वीडियो केवाईसी रीअफर्म्ड, लो रिस्क सेल्फ डिक्लेरेशन, इसके बेसिस पे इसको भी किया गया है। तो इस तरीके से जून 6 में जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं सर्कुलर आया है वो है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारे मॉनेटरी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे रेट्स में चेंजेस हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में एप्लीकेबल है। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर है वो आया है हमारा जून 9 एंड जून 12 को। अब जून 9 और जून 12 को जो सर्कुलर आया है उसमें बेसिकली DOR, AML, REC, ये क्या है, ये केवाईसी से रिलेटेड चीजें, ये सारी चीजें जो हैं ये सर्कुलर को एलिब्रेट कर रही हैं। इसमें क्या है, मास्टर डायरेक्शन किसके लिए दिया गया है, मास्टर डायरेक्शन दिया गया है केवाईसी के रिलेटेड, और इसमें ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ऑल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी बैंक्स और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको एक्चुअल में केवाईसी करने की जरूरत होती है, उनके लिए ये सारे सर्कुलर्स का इंपॉर्टेंस है। ये क्या है, क्या किस पॉइंट पे फोकस कर रहा है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन अलाउ किया है, पेरियोडिक केवाईसी सिंप्लीफाई करने को बोला है, एंड एक्सटेंडेड डेडलाइन रिमाइंड्स एंड एनी एज माइनर कैन ओपन एंड ऑपरेट अकाउंट्स, मतलब माइनर भी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सर्कुलर में आएगा, इस सर्कुलर में यहीं तक यहाँ पे है रिमाइंडर सेंड करने के लिए, ये भी हमारा जून 12 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। जून 9 के सर्कुलर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया था। नेक्स्ट हमारा जुलाई 1 को जो सर्कुलर आया है वो रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन है एक तरीके से, वो किसके लिए है, रिवाइज गाइडलाइन फॉर माइनर बैंक अकाउंट। बहुत सारे बैंक अकाउंट जो माइनर के हैं उनके लिए गाइडलाइन दी हुई है, किस पे एप्लीकेबल है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें कहा एनी एज माइनर कैन ओपन एंड ऑपरेट अकाउंट्स विद गार्जियन, मतलब कोई भी माइनर अपने गार्जियन के साथ बैंक अकाउंट को ओपन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। राइजिंग टू 10+ टू ऑपरेट विद गार्जियन प्रिजर्व, मतलब वो ऑपरेट भी उसको कर सकता है। ये भी इफेक्टिव हमारा कब से होगा, तो 1 जुलाई को सर्कुलर आया था, 1 जुलाई से ही ये इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट और हमारा कह सकते हैं कि जो लास्ट सर्कुलर आया है वो लास्ट सर्कुलर हमारा आया है जुलाई 2 को। जुलाई 2 को जो सर्कुलर है उसमें बेसिकली नोटिफिकेशन एज पर मोडेक के लिए दिया हुआ है। ये बेसिकली इसका टाइटल है प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन डायरेक्शंस। ये किसके लिए है, ये भी चूंकि लोन से रिलेटेड है तो बैंकिंग एंड एनबीएफसी के लिए है। इसके की पॉइंट्स क्या है, RBI इशू डायरेक्शंस रिगार्डिंग प्री पेमेंट पेनल्टी लेव्ड बाय लेंडर्स। आरबीआई ने जो डायरेक्शंस इशू किए हैं प्री पेमेंट के लिए भी पेनल्टी कुछ भी लगाई है, और वो भी हमारा इफेक्टिव होगा 2 जुलाई से। इसके हाइलाइट्स भी मैंने कुछ लिख के रखे हैं, आप चाहें तो हाइलाइट्स के भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। हाइलाइट्स में भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियरली मिल जाएंगी, मतलब आपके अगर कह सकते हैं अभी तक के अगर जितने भी सर्कुलर आए हैं उसमें जो हाइलाइट्स आए हैं, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट हाईलाइट है वो क्या है, पेंशन मैनेजमेंट, मतलब ensures continuity of family pension, mandatory life certificate acknowledgement and immediate refund in case of overpayment। ये पेंशन मैनेजमेंट से रिलेटेड तीन जो कह सकते हैं कि गाइडलाइन आई है। एनबीएफसी से रिलेटेड जो गाइडलाइन आई है उसका जो हाईलाइट है वो है क्लेरिफाइज रेगुलेटरी डेफिनेशन एंड स्कोप की फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेक होल्डर्स डीलिंग विथ एनबीएफसी। वहीं अगर हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट से देखें, जो हमारा 21 का सर्कुलर कहता है उसमें कहता है रिड्यूस डिजिटल डिपॉजिट बफर gives bank more flexibility, extend more compliance timeline on April 2026। वहीं अगर माइनर अकाउंट से रिलेटेड भी बहुत इफेक्टिव गाइडलाइन आई है, उसमें बेसिकली क्या क्या है, सिंप्लीफाई अकाउंट ओपनिंग फॉर माइनर्स एक्सेप्ट बैंक्स टू रोल आउट न्यू पोजिशन बाय July 1 2025। फिर मॉनिटरी पॉलिसी हमारी शिफ्ट हुई है, उसमें मेजर हमारा रेपो रेट्स कट हुए हैं। देन नेक्स्ट हमारा शिफ्टिंग स्टैंड टू न्यूट्रल वाइल टारगेटिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। फिर हमारा एक कैपिटल फ्रेमवर्क आया है May 15 को, स्ट्रेंथ किया है किसको, फाइनेंशियल रिलायंस एंड मेंटेनिंग सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। वहीं IRD रिफॉर्म में ड्राफ्ट नॉर्म्स ओपन डोर फॉर नॉन रेसिडेंट पार्टिसिपेंट्स एंड ब्रिंग डेरिवेटिव मार्केट इन लाइन विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड। फिर लिक्विडिटी ऑपरेशन से रिलेटेड हमारा जून 27 एंड July 9 को जो आया उसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज थी, consistent liquidity absorption with VRRR and reserve repo aims to stabilizing overnight rate and managing systematic liquidity। एक हमारा July 9-10 में जो स्पेसिफिक सर्कुलर आया है उसमें बेसिकली कहा है स्ट्रक्चर्ड नोवेशन विथ पार्टी
consent at market rate enhances transparency and operational efficiency in OTC derivatives। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मास्टर सर्कुलर क्या होता है, मास्टर सर्कुलर को हमको किस तरीके से पढ़ना है। और एक्चुअल में कहा जाए तो अभी के टाइम के लिए मास्टर सर्कुलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। अगर आप बैंकिंग या इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इधर यू आर एग्जिस्टिंग वर्किंग इन एनी पर्टिकुलर बैंक और यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब इन एनी पर्टिकुलर बैंक, तो ये सारी चीजें बेसिक फोकस करके आरबीआई के सर्कुलर से आप निकाल के पढ़िए, जिससे आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आए और समझ के आप चीजों को एलिब्रेट करिए। मैं कोशिश करूंगी हर एक सर्कुलर पे भी एक एक करके आपको वीडियोस बना के दूं, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको वीडियो से कुछ भी टेक अवे लगा हो तो प्लीज राइट इन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।